of Winsome International School. Today we are starting with our chapter number 5 of class 6 SOF series and the name of the chapter is The World of Living. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, और उनके बारे में कुछ डिटेल में भी पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो वी आर सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स। We are surrounded by a number of things. These are either living or non-living. Non-living things that we see are not alive, but they may be once alive or not alive at all. अब हम बात करें लिविंग, या हमें पता है हमारे आसपास जो चीजें हैं वो दो है, या तो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, राइट। अब लिविंग क्या होता है हमें पता है, थोड़ा बहुत आइडिया सबको है कि लिविंग जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं मैम जी, वो लिविंग होते हैं। और नॉन लिविंग क्या होते हैं? नॉन लिविंग वो होते हैं जो कि ग्रो नहीं करते, मूव नहीं कर पाते, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। देखो non-living things that we see are not alive, but they may be once alive or not alive at all. हो सकता है जिन चीजों को हम देख रहे हैं हमारे आसपास जो नॉन लिविंग है, हो सकता है वो किसी टाइम पे लिविंग थी, लेकिन आज वो क्या है? नॉन लिविंग है, ठीक है। और हो सकता है वो कभी नॉन लिविंग थी ही नहीं, यानी हमेशा से ही नॉन लिविंग ही थी, और हो सकता है वो पहले लिविंग थी। तो दोनों केसेस हो सकते हैं। All living organisms, whether plants, animals or humans, have some characteristic in common. That is, they need food, water and oxygen from their surroundings to survive. क्या है? हमारे आसपास जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए और ह्यूमन बीइंग्स हो गए, तो सब में क्या है? कुछ ना कुछ हैव सम कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन। दैट मीन्स उनके बीच में कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है जो क्या है? कॉमन है। नाउ दैट इज दे नीड फूड, सबको फूड चाहिए और वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो सब में लिविंग थिंग्स में क्या है कि कुछ ना कुछ चीजें कॉमन है आपस में। नाउ there is a large variety of plants and animals living on earth. हमारे आसपास बहुत लार्ज वेराइटी में एनिमल्स और प्लांट्स रह रहे हैं, राइट। बहुत लार्ज वेराइटी है, बहुत हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे आसपास है, अर्थ पर है, राइट। नाउ दे लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, लेकिन सबकी हैबिटेट अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल की मैं बात कर लूं तो पोलर बियर की हैबिटेट क्या है? कोल्ड रीजन। वो आपको हॉट डेजर्ट में मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? आपको कोल्ड रीजन में मिलेगा। और मैं कैमल की बात कर लूं तो कैमल मुझे कहाँ पे मिलेगा? हॉट डेजर्ट में मिलेगा। तो सबकी अपनी अपनी हैबिटेट है जिस हैबिटेट में वो रहते हैं। क्या टाइगर डेजर्ट में सरवाइव कर सकता है? नहीं कर सकता टाइगर सरवाइव। व्हाई? बिकॉज वो किसके लिए है, जो है उसका हैबिटेट क्या है? उसका हैबिटेट फॉरेस्ट है, राइट। दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, सबकी शेप अलग अलग है, साइजेस भी अलग अलग है। Plants and animals are dependent upon each other. Plants और animals जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, as well as on their environment. Plants और animal एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है? जैसे कि मैं एनिमल्स की बात कर लूं तो एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, उसको उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, राइट। जो ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करते हैं और एनिमल्स क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, है ना। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, बट बहुत सारे वेज से, बहुत सारे तरीकों से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और साथ ही साथ अपने एनवायरमेंट पर भी डिपेंडेंट है। नाउ दो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन सब के सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में क्या है?
कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, इसीलिए तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंसीडर हो रहे हैं ना। अगर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर नहीं करते, लेकिन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसलिए कंसीडर करते हैं बिकॉज उनमें सब में कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। Yet they are different from each other in many ways, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स बहुत डिफरेंट है। एनिमल्स में भी मैं डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स की बात कर लूं तो वो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स से बहुत अलग है। तो क्या है, वो एक दूसरे से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो शेयर करते ही हैं, लेकिन फिर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी डिफरेंट है, किसी ना किसी वे से वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। आइए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। टाइगर, ट्री, स्पाइडर, मशरूम, बर्ड, फ्लावर, डियर, फॉक्स, फ्लाई, जिराफ, फ्रॉग, फिश। तो ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। नॉन लिविंग में आपको पता ही है, पेंसिल, क्लाउड, नोटबुक, चेयर, ड्रिल, बाइसिकल, कार, टेडी, क्लॉक, प्लेन, सिजर्स, माइक्रोस्कोप, फोन, बॉल, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग थिंग्स और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारी है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं। अब आपको ये तो पता होगा कि सेल्स जो होते हैं वो सब मिलकर बनाते हैं टिश्यू, राइट। सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, वेट, दिस विल टेक मच मोर स्पेस हियर। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सेल जो है वो क्या बनाते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यूज, ठीक है, और टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड एट द एंड ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज हाउ सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड एट द एंड बन जाता है ऑर्गेनिज्म। यू नो दिस, राइट। अब ये सीक्वेंस जो है इसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो वो स्टार्ट होता है सेल्स से। दैट मींस कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बना हुआ होगा, सेल्स से बना होगा। सेल्स क्या होते हैं, नाउ cell is the basic structural and functional unit of life. This is very important definition of cell. Cell क्या है, cell is the basic structural, यानी कि structure जब बनता है, उसकी जो basic unit है, structure जब बनता है organism का, तो जो first जो unit होती है वो क्या है, cell है। हमने देखा अभी ये स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर बना ऑर्गेनिज्म का। बेसिक सबसे स्टार्ट में किससे शुरू हुआ, स्ट्रक्चर सेल से शुरू हुआ। तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि जो फंक्शंस होते हैं वो सेल्स के थ्रू ही होते हैं। जो बेसिक स्टार्ट में जो फंक्शन स्टार्ट होते हैं वो कहां पे होते हैं, सेल्स वर्क करते हैं उस फंक्शन के लिए। तो वी कैन से सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। The body of organisms is made up of cells. अब जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो किससे बनी हुई है, सेल्स से बनी हुई है। एनिमल्स किससे बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं। हम किससे बने हैं, ह्यूमन बींग्स, सेल्स से बने हैं। प्लांट्स किससे बने हैं, सेल्स से बने हैं। ट्री किससे बना है, सेल्स से बना है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बना हुआ है, सेल्स से बना हुआ है। नाउ the organisms which are made up of only one cell are called unicellular. one cell, अब cells जो है, अगर one cell है, if the organism is made up of one cell, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर एक ही सेल से बना हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है वन,
यूनी का मतलब होता है वन, राइट। सो मेड अप ऑफ वन सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। नाउ यूनि का मतलब होता है वन, तो वन सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स या ऐसे कोई भी लिविंग थिंग जो वन सेल से बनी है, इट इज नोन एज यूनिसेल्यूलर। एंड मोर देन वन सेल, more than one cell is known as multicellular। और मल्टी का मतलब क्या होता है, मोर देन वन। तो the organisms which are made up of one cell are known as unicellular, and the organisms which are formed of many cells, बहुत सारे cells के बने हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं multicellular। Each cell is an organized collection of a living substance called protoplasm। और एक सेल जो है, मैं बात करूं अगर एक सेल की, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है, लिविंग सब्सटेंसेस का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है जिससे एक सेल बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ रहे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है, और न्यूट्रिशन भी की जरूरत होती है, और सेंसिटिविटी की बात करेंगे। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम अभी पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड एनर्जी, लिविंग थिंग्स को खाने की और एनर्जी की जरूरत होती है। आइए देखते हैं। नाउ लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ग्रो, टू मूव एंड टू डू अदर लाइफ एक्टिविटीज। लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको खाने की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, जिससे वो क्या ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। और ये एनर्जी वो किसके में यूज लेते हैं, ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए, और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज करने के लिए। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स की मैं अगर बात करूं तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स, जिसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रोफोस का मतलब होता है फूड, यानी कि सेल्फ फूड बनाना, खुद से अपना खाना बनाना। नाउ they provide food and energy to all living organisms on the earth। जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ पे, उनको खाना कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट्स। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, प्लांट्स। गॉट इट। अब आते हैं नेक्स्ट। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्यों बोला जाता है एनिमल्स को, हेटेरो मीन्स अदर and trophs means food, that means depending on others, or we can say depending on plants for their food. Now animals are heterotrophs as they cannot make their own food, is because वो खुद का खाना नहीं बना सकते, and depend on plants or other animals for food and to obtain energy। और दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए। अब हमें ये यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने की जरूरत है कि अगर हम बात करें कि घर पे मम्मा हमारे खाना बना रही है, तो ये भी तो हो सकता है कि हम भी तो ऑटोट्रॉफ्स हो गए, नहीं, ये उस खाने की बात नहीं हो रही है। एट द एंड वो खाना मम्मा जो बना रही है वो आ कहां से रहा है, या तो कोई और एनिमल से आ रहा है, ठीक है, और या फिर वो किसी प्लांट से आ रहा है ना, और फिर हम उसको खा रहे हैं। रोटी खा रहे हो, चपाती खा रहे हो आप, कहां से आ रही है वो, वीट से आ रही है, वीट क्रॉप से आ रही है, क्या है वो, प्लांट है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्लांट्स जो है वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis। But animals are heterotrophs because they depend on plants or other animals for their food। Now
लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। तो जिंदा रहने के लिए लिविंग थिंग्स को किसकी जरूरत है? खाने की और वाटर की। सबको जरूरत है, प्लांट्स को भी वाटर चाहिए, स्पैरो को भी चाहिए खाना, ह्यूमन बींग्स भी, हम भी खाना खाते हैं। गोट की बात करूं तो वो प्लांट्स को खाती है ना। सो दिस इज हाउ लिविंग थिंग्स नीड्स फूड एंड एनर्जी। नाउ ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सारे लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करते हैं। Now, growth in living organisms is a permanent, irreversible change. Growth in multicellular organisms occurs due to the division of cells. क्या होता है? ग्रोथ जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब में ग्रोथ जो होती है वो होती ही है। लेकिन ग्रोथ क्या है? एक परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। ऐसा तो नहीं है कि आज तो मेरी हाइट जो है वो ज्यादा थी, आज 5'5" थी, कल मेरी हाइट जो है वो 5'2" हो गई। नहीं होगा ऐसा, बिकॉज हाइट कभी कम नहीं होगी। तो दैट मीन्स वी आर सेइंग कि ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल, इट इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। और मल्टी सेल्यूलर, अगर मैं बात करूं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उनमें जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है? डिविजन ऑफ सेल्स। सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं, इसलिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है। In unicellular organisms, growth occurs due to an increase in the amount of cellular material that is protoplasm. अब अगर मैं यूनिसेल्यूलर की बात करूं तो यूनिसेल्यूलर में क्या होता है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें तो डिवाइड नहीं होंगे ना सेल्स का डिवीजन नहीं होगा उनमें यूनिसेल्यूलर में, बिकॉज अगर सेल्स का डिवीजन हो गया तो फिर वो मल्टीसेल्यूलर हो गए। तो यूनिसेल्यूलर में एक ही सेल रहता है, बट ग्रोथ कैसे होती है? उस सेल होता है उसके प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें वो जो है बढ़ता है। सो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सेल्यूलर इन द अमाउंट ऑफ सेल्यूलर मटेरियल, यानी कि प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है। तो किसमें? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होगी ग्रोथ? जो प्रोटोप्लाज्म है वो इंक्रीज होगा, और मल्टी सेल्यूलर में क्या होगा? सेल्स जो है उनका डिवीजन होगा। नाउ तो हमने क्या पढ़ा अभी कि ग्रोथ की मैं अगर बात करूं तो वो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर दोनों में होगी। राइट, और यूनिसेल्यूलर में कैसे होगी? इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, बिकॉज एक ही सेल है तो उस सेल के प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट जो है इंक्रीज होता है, और वी कैन से सेल्यूलर मटेरियल इंक्रीज होता है। और मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेल्स। नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ह्यूमन बींग्स की मैं बात करूं तो पहले बेबी होता है, देन इन्फेंट होता है, देन एक मैन बनता है, वी कैन से एडल्ट, एंड देन क्या हो जाती है? ओल्ड एज हो जाती है। तो ग्रोथ हुई यहाँ पे। और अगर प्लांट्स की बात करूं तो पहले क्या था? सेपलिंग था, उसके बाद में प्लांट बना, देन और थोड़ा बड़ा हुआ प्लांट, और लास्ट में जाते इसमें आगे क्या बन जाता है? ये ट्री भी बन जाता है। स्पैरो की बात करूं तो क्या हुआ? वो एग से बाहर हुई, हैचिंग हुई उसकी, तो वो पहले छोटी स्पैरो थी, देन उसकी साइज में इंक्रीज हुआ और वो बड़ी हो गई। सो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, आइदर इट इज प्लांट्स और इट इज एनिमल्स, सब में क्या होता है? ग्रोथ होती है। नाउ नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी। लिविंग थिंग्स क्या है? रेस्पायर करते हैं। रेस्पायर क्या है? रेस्पिरेशन। The energy is stored in the form of food. This stored energy is released when the food is burned or oxidized inside the body cells. क्या होता है? जो एनर्जी जो होती है वो कहाँ स्टोर रहती है? फूड के फॉर्म में स्टोर रहती है। This stored energy is released when the food is burned. अब क्या होता है? फूड है, मैंने खाना खाया, ठीक है,
अब उस फूड से मेरे को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी कैसे मिलेगी, उस फूड का ऑक्सीडेशन होगा, मेरे बॉडी के सेल्स में उस फूड का ऑक्सीडेशन होगा और वी कैन से कि बर्न होता है, ठीक है। नाउ this process of oxidation of the food release energy called respiration, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने क्या खाया, फूड खाया, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने फूड खाया। अब क्या हुआ कि मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने खाना खाया, फूड खाया। अब उस फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो आई कैन से कि क्या हुआ, द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। राइट, अब फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, ये कहां पे होता है, फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन सेल्स, ठीक है। और अब क्या होगा, एनर्जी रिलीज। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। क्या होगा, फूड मैंने खाया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसने खाना खाया, फूड खाया, इस फूड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। नाउ दिस फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन सेल्स ऑफ द बॉडी एंड देन द एनर्जी इज रिलीज्ड। रिलीज एनर्जी, इस प्रोसेस से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एंड दिस प्रोसेस of oxidation of food to get energy inside the body, in the cells of body, is known as respiration. तो respiration क्या होता है, respiration is the process by which the food is oxidized in the cells of the body of living organism, and this process is known as respiration. respiration क्या है, आप खुद से definition बना सकते हो। Respiration is the process by which the food is oxidized in the cells of the body of living organism to get energy. This process is known as respiration. Respiration क्या है, respiration ऐसा process है जिसमें खाना मैंने खाया, कोई भी living organism ने खाना खाया, उस खाने का oxidation होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं that food is burned in the cells of the body. यूनिसेल्यूलर है तो उस एक ही सेल में होगा ऑक्सीडेशन, मल्टी सेल्यूलर है तो अलग सेल्स में, अलग अलग सेल्स में ऑक्सीडेशन होगा फूड का। और फिर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। हम इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, द एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ऑक्सीडेशन हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, द एनर्जी इज released, and this process is known as respiration. Now, और हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं ये, चाहे यूनिसेल्यूलर हो चाहे मल्टी सेल्यूलर हो, सब में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। नाउ तो इन पिक्चर्स को समझने के लिए हम पहले नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फिर समझेंगे वो क्या है, ब्रीथिंग। आइए समझते हैं क्या होता है ब्रीथिंग। When we inhale, take in air, the fresh air fills our lungs and provides us oxygen. When we exhale, release air, the used air moves out of the lungs. क्या होता है जी, देखिए बात को समझते हैं। What is breathing? ब्रीथिंग क्या होती है, मैं इनहेल कर रही हूं, क्या मेरे नॉस्ट्रल्स को पता है कि सिर्फ ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को इनहेल करना है, नहीं, एयर को इनहेल करा, वो अब मेरे लंग्स ऑक्सीजन से फिल होंगे, उसके बाद में एयर को एक्सेल कर दिया, राइट। दिस इज द हाउ द ब्रीथिंग हैपेंस। द एक्सेल्ड एयर इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो एक्सेल करी मैंने एयर, वो किस में रिच होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है। बिकॉज क्या होता है हमारा, अब वो जो हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, आपको याद होगा, तो हमने क्या बोला था, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर्स इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, ये हमने पढ़ा था। तो ऑक्सीडेशन कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन कहां से आई, ब्रीथिंग के प्रोसेस से। कहां से आई, ब्रीथिंग के प्रोसेस से। सो दिस इज हाउ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर कनेक्टेड, कि रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है एनर्जी रिलीज करवाने के लिए, और उस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है सेल्स को, तो वो ऑक्सीजन कहां से मिलती है, ब्रीथिंग के प्रोसेस से मिलती है। और रेस्पिरेशन जब हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर देते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि कैसे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन आपस में इंटरकनेक्टेड है।
The process of taking in fresh air and exhaling used air is called breathing. Breathing क्या है? Breathing सिर्फ वो एक प्रोसेस है जिसमें हम इनहेल कर रहे हैं एयर को, फ्रेश एयर को इनहेल कर रहे हैं और यूज्ड एयर को एक्सहेल कर रहे हैं. दिस इज द प्रोसेस विच इज ब्रीथिंग. It helps in the movement of gases from outside into our body and from our body to outside. तो अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में हम एयर का मूवमेंट होता है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर. Got it? We breathe air through our nose into our lungs. नोज से जो हम एयर इनहेल करते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है. Now birds, reptiles and mammals also have lungs. और किस किस के पास lungs होते हैं? birds के पास, reptiles के पास और mammals के पास क्या होते हैं? lungs. fishes living in water breathe through gills. आपको पता होगा fishes के पास क्या होते हैं? lungs नहीं होते, उनके पास होते हैं gills. they take oxygen dissolved in water. अब ऑक्सीजन में जो भी वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है उसको फिशेस गिल्स के थ्रू इनहेल कर लेती है. नाउ इन इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पाइरेकल्स. इंसेक्ट किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? स्पाइरेकल्स. तो आपके सीधे सीधे यहां से क्वेश्चंस बनेंगे. फिशेस किसके थ्रू करेंगे? गिल्स के थ्रू. इंसेक्ट्स किसके थ्रू करेंगे? स्पाइरेकल्स के थ्रू. अर्थवर्म्स एंड लीचेस ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. अर्थवर्म और लीचेस की हम बात कर ले तो मॉइस्ट स्किन उनके पास होती है जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. नाउ ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट का हम समझते हैं. ब्रीथिंग में क्या हो रहा है? इनहेलेशन होता है तो डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव होता है. हमारा ह्यूमन बींग्स की हम बात कर रहे हैं. क्या हो रहा है? एयर का मूवमेंट हो रहा है, अंदर आ रही है. वी आर टेकिंग इन इनहेलिंग द फ्रेश एयर and exhaling the used air in breathing out. डायफ्राम नीचे की तरफ मूव होगा. इनहेल करोगे आप, ब्रीथ इन करो तो आपका डायफ्राम का क्या हुआ? नीचे की तरफ मूव होता है. ब्रीथ आउट करते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव होता है. नाउ अब हमने यहां पे भी यही देखा था. अर्थवर्म की मैं बात करूं तो क्या हो रहा है? किसके थ्रू कर रहा है वो? मॉइस्ट स्किन के थ्रू. Got it? Now, तो मॉइस्ट स्किन में वो भी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहा है. फिशेस में हमने पढ़ा था गिल्स के थ्रू. नाउ फ्रॉग की मैं बात कर लूं तो लंग्स के थ्रू. Got it? Now, अब ये भी क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है? एक्सहेल कर रहा है, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है. नाउ ह्यूमन बींग्स की बात करें तो भी क्या होता है? लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. तो आपको समझ आया होगा कि कैसे रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग जो है वो इंटरकनेक्टेड है. रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी एंड दिस ऑक्सीडेशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इन विच प्रोसेस वी इनहेल ऑक्सीजन. ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग में हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं. नाउ प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर टू रिलीज एनर्जी. प्लांट्स भी क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज करने के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं. दे ब्रेक डाउन फूड प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में जो खाना बनता है उसका ब्रेक डाउन करते हैं. ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. क्या होता है? ऑक्सीजन, जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होता है उसमें ऑक्सीजन बनती है और वही ऑक्सीजन प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के ऑक्सीडेशन में यूज करते हैं. दैट इज रेस्पिरेशन. हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन वही है. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस. अब रेस्पिरेशन, जब एनर्जी रिलीज होती है उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. हमने पढ़ा था, है ना? रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं. लेकिन प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में उसको यूटिलाइज कर लेते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को, बिकॉज उनको चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही होता है फोटोसिंथेसिस, तो उस
कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिलीज हुई रेस्पिरेशन के साथ में, उसको प्लांट्स यूज कर लेते हैं। किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होता है तब क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है, और वही ऑक्सीजन प्लांट्स क्या करते हैं, किसमें यूज कर लेते हैं? इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड रेस्पिरेशन प्रोसेस में। समझ आया कैसे प्लांट्स में हमारे लिए ब्रीथिंग, और हमने बात करी एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन इंटरकनेक्टेड है, और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इंटरकनेक्टेड है। कैसे? फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई? जब फूड का ब्रेकडाउन हुआ रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्लांट्स में, तो एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ने क्या किया? यूज कर लिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर हुआ। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हुआ? ऑक्सीजन रिलीज हुई। ऑक्सीजन रिलीज हुई, जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हुई उसका यूज हो गया रेस्पिरेशन प्रोसेस में। फूड के ब्रेकडाउन में ऑक्सीडेशन के लिए उस ऑक्सीजन का यूज हो गया। तो समझ आया आपको कैसे हुआ? आइए पर नेक्स्ट देखते हैं। दे ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? फिशेस गिल्स के थ्रू करती है, अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन के थ्रू करता है, मैमल्स लंग्स के थ्रू करते हैं, प्लांट्स किसके थ्रू करेंगे? स्टोमेटा के थ्रू। प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स। कहां पे होते हैं स्टोमेटा? लीव के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो फोटोसिंथेसिस की हम बात करें, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और रिलीज क्या कर देते हैं? ऑक्सीजन और शुगर। नाउ, और वो क्या करते हैं? रूट्स के थ्रू वाटर को और मिनरल्स को रूट्स के थ्रू क्या कर लेते हैं? एब्सॉर्ब कर लेते हैं। नाउ सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर लूं मैं। प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, तो कैसे होता है रेस्पिरेशन प्लांट्स में? ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं, उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, और शुगर को भी इनहेल कर लेते हैं, वाटर और मिनरल्स को क्या कर लेते हैं? एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि कैसे प्लांट्स में रेस्पिरेशन का होगा, राइट? रेस्पिरेशन जब होगा प्लांट्स में, तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कुछ इस हिसाब से हो रहा होता है। आपको समझ आया? क्या अब हम ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में इंटरकनेक्टेड है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? एक सिंपल सी बात करती हूं मैं। अगर गर्म पैन को, बहुत गर्म पैन है, उसको आप टच करोगे तो क्या होगा? आप एकदम से हाथ को पीछे कर लेते हो, राइट? हॉट पैन क्या है? स्टिमुलाई। एंड द मूवमेंट ऑफ अवर हैंड, जैसे मैंने एकदम से हाथ को पीछे कर लिया, दिस इज माई रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलाई। इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, जो सिर्फ कौन कर सकता है? लिविंग बींग्स। कौन कर सकता है? कौन रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलाई के लिए? स्टिमुलाई living things respond to stimuli. Only living things can respond to stimuli. क्या नॉन लिविंग थिंग्स कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। सिर्फ लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई के लिए। स्टिमुलाई ऐसी कोई भी चीज जो कि रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर कर दे, दैट इज स्टिमुलाई। सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं कि कोई भी ऐसी चीज जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, दैट इज स्टिमुलाई। All living organisms respond to the changes that occur in their surrounding. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास में होने वाले चेंजेस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। ऐसे चेंजेस जो हमारे आसपास हो रहे हैं और जिसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्ड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं स्टिमुलाई। एग्जाम्पल, यू क्विकली विड्रॉ योर हैंड व्हेन यू हैपन टू टच अ हॉट यूटेंसिल्स। जैसे ही गर्म चीज को टच करते हैं आप एकदम से हाथ को पीछे कर लेते हैं। हेयर हॉट यूटेंसिल इज अ स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? हॉट यूटेंसिल। हॉट यूटेंसिल आपका क्या है?
stimulus. Stimulus is singular and stimuli is plural. Now, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं. एंड विड्रॉइंग ऑफ योर हैंड इज रिस्पॉन्स. और अब रिस्पॉन्स क्या है? हाथ को पीछे करना. दिस इज द रिस्पॉन्स. दैट इज रिएक्शन टू द स्टिमुलस. यानी कि जो भी बॉडी ने रिएक्शन किया स्टिमुलस के अगेंस्ट, वो क्या है? वो क्या है हमारा? रिस्पॉन्स. द ability of an organism to react to a change in the environment is called responsiveness or consciousness. अब इसकी हम बात करें तो ऐसा कोई भी चेंज जो हमारे एनवायरमेंट में हो रहा है और उसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट लिविंग थिंग्स आर एबल टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिस्पॉन्सिवनेस और वी कैन से कॉन्शियसनेस. गॉट इट. आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं. अब स्टिमुलाई की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे हॉट यूटेंसिल था हमारा स्टिमुलस. यहाँ पे थॉर्न्स, कांटों को टच कर देते हो आप, क्या करते हो? हाथ को पीछे कर लेते हो एकदम से. तो दिस इज द, यहाँ पे थॉर्न्स क्या है? स्टिमुलस है. और जो आपने हाथ को पीछे किया, दैट इज रिस्पॉन्ड टू दैट चेंज, और वी कैन से रिस्पॉन्ड टू दैट स्टिमुलस, एंड दिस इज नोन एज कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्सिवनेस. ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसकी होती है? लिविंग बीइंग्स की. नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई सच एज लाइट, टेम्परेचर, टच, मॉइस्चर एक्सेट्रा. अब प्लांट्स जो है, हमने एनिमल्स का भी पढ़ा, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं. कैसे करते हैं? प्लांट्स भी लाइट के लिए, लाइट के अगेंस्ट, टेम्परेचर के, टच के, मॉइस्चर के, बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे चेंजेस जो एनवायरनमेंट में होते हैं उसके लिए प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं. आइए देखते हैं. In some plants like mimosa, commonly known as touch me not, आपने नाम सुना होगा mimosa plant, touch me not, right? Leaves close or fold when someone touches them. That is thigmotropism. क्या होता है thigmotropism? Thigmotropism जो है वो touch me not हम बोल सकते हैं, वर्ड से पता लग रहा है touch me not. क्या होता है? जैसे ही हम उसको टच करते हैं उसकी लीव्स जो है वो फोल्ड हो जाती है. क्या होता है? लीव्स फोल्ड हो जाती है, ठीक है, क्लोज हो जाती है ऐसे टच मी नॉट की, मिमोसा प्लांट की. तो ये क्या है? रिस्पॉन्ड टू दैट टच. यानी कि हमारे टच के लिए प्लांट ने क्या किया? रिस्पॉन्ड किया. एंड दिस इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म, दैट व्हेनेवर समवन टचेस दैट प्लांट, मिमोसा प्लांट, द लीव्स जस्ट फोल्ड. तो ये क्या है? थिग्मोट्रोपिज्म. व्हाट इज थिग्मोट्रोपिज्म? द रिस्पॉन्ड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट टच. यानी कि टच करने पर जो रिस्पॉन्ड एक प्लांट ने किया, दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म. स्टोमेटा ऑफ लीव ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट. क्या होता है? लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं? रात को क्या होते हैं? ड्यूरिंग डे टाइम तो वो क्या रहते हैं? ओपन रहते हैं, और रात को वो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं. The response of a plant towards the sunlight or any source of light is referred to as phototropism. क्या होता है phototropism? प्लांट का जो भी किसी भी प्लांट का सनलाइट या फिर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट के लिए जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म. दैट इज फोटोट्रोपिज्म. Stem of plants have a tendency to grow towards the light, positively phototropic. क्या होता है? स्टेम जो होती है प्लांट्स की, उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो लाइट की तरफ मूव करती है. आप अपने घर पे भी देख सकते हो, एक प्लांट को रखो, ठीक है, अब उस प्लांट का जिस तरफ सनलाइट होगी ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने शेडो में रख दिया, ठीक है, शेडो में रखा मैंने, लेकिन जिस तरफ से लाइट आएगी ना उसकी स्टेम उस तरफ बेंड हो जाती है, उसकी स्टेम उस तरफ बेंड हो जाती है धीरे धीरे. ऐसा नहीं होता सडनली होगी, बट धीरे धीरे उसकी स्टेम उस तरफ ग्रो होगी और उसी तरफ बेंड होगी. तो क्या हुआ? ये सनलाइट के लिए रिस्पॉन्ड किया प्लांट ने. सो दिस इज फोटो
phototropism. Now, stem of the plants have a tendency to grow towards the light, that is positive phototropic. Positive phototropic का मतलब है लाइट की सोर्स की तरफ ग्रोथ हो रही है, वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है. स्टेम क्या है? Positively phototropic, whereas the roots of the plant have a tendency to grow away from the light, negatively phototropic. अब ऐसा तो नहीं होता roots भी ऊपर की तरफ grow नहीं शुरू हो जाती है, नहीं, रूट्स क्या होती है? नीचे की तरफ, अगेंस्ट द, यानी कि क्या हुआ, जिस तरफ सोर्स ऑफ लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रूट्स जो है वो ग्रो होती है हमेशा. तो स्टेम तो क्या है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है बिकॉज इट ग्रोज टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, और वी कैन से सनलाइट. बट रूट्स क्या होती है? रूट्स विल ग्रो टुवर्ड्स द, रूट्स विल ग्रो अपोजिट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. रूट्स अपोजिट चाहिए ग्रो होने के लिए, तो हम बोलेंगे नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. और स्टेम जो है वो किस तरफ ग्रो होती है? स्टेम विल ग्रो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, इसलिए हम बोलेंगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. समझ आया आपको वर्ड कहां से आया, नेगेटिवली और पॉजिटिवली? तो स्टेम्स जो है वो क्या है? स्टेम, अब देखो यहां पे हम प्लांट में बात कर ले. प्लांट में आप देख सकते हो, पहले हम जियोट्रॉपिज्म भी समझ लेते हैं, फिर इस डायग्राम को देखते हैं. द रिस्पॉन्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम टुवर्ड्स द ग्रेविटी. ग्रेविटी के लिए जो रूट्स का और स्टेम का जो मूवमेंट होता है, रिस्पॉन्स होता है, उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म. रूट्स हैव अ टेंडेंसी टू ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी. रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ ही मूव करती है. प्लांट को आप ऐसे रखते हो, रूट्स नीचे की तरफ ग्रो होती है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो क्या है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. और एंड स्टेम्स टेंड टू ग्रो अवे फ्रॉम इट, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्टेम्स ग्रो होती है, ऊपर की तरफ ग्रो होती है, दैट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. समझ आया? डायग्राम से समझते हैं इजी वे में. दिस इज अ प्लांट, ये प्लांट है, आप दिख रहा है आपको. अब इस प्लांट को अगर मैं देखूं, दैट रूट्स, ये क्या है? प्लांट की रूट्स है और ये है स्टेम, ठीक है. और अगर मैं इस प्लांट को ऐसे रख दूंगी, मतलब कि मैंने टेढ़ा रख दिया, ठीक है, घर पे भी आप ये कर सकते हो. ये रही इसकी स्टेम और ये रही इसकी रूट्स. अब ग्रेविटी कहां है? नीचे की तरफ है. ग्रेविटी किधर है? नीचे की तरफ. और सन ये रहा, ये आपका सन है. अब सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट, सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट. The stem will grow towards the source of light. That's why it is positive phototropism. It shows positive phototropism. Roots की बात कर लूं मैं, तो roots are growing away from the source of light. That's why roots are negatively phototropic. The roots are negatively phototropic and shows negative phototropism. समझ आया? नेक्स्ट देख लेते हैं. अब देखो जियोट्रॉपिज्म की मैं बात करूं, जियोट्रॉपिज्म में रूट्स आर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ ग्रेविटी, दे आर पॉजिटिव, दे शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. स्टेम ग्रोज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, इट शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. समझ आया? इस पिक्चर में देख लो, टेढ़ा रख दिया मैंने प्लांट को, ऐसे रख दिया, फिर भी सन की तरफ जो है, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ ऐसे ग्रो हो रही है स्टेम. स्टेम यहाँ पे भी क्या है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, दैट मीन्स इट इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, बिकॉज ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव हो रही है, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है स्टेम. रूट्स की बात करूं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है बिकॉज इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी बट अवे फ्रॉम द सनलाइट, अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ light, but roots are moving away from the source of light, that's why they are showing negative phototropism but positive geotropism because they are moving towards the gravity. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. टच के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड होगा थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है, और अगर लाइट के अगेंस्ट होगा तो फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी के लिए होगा जियोट्रोपिज्म. तो ये याद रखेंगे टर्म्स. गॉट इट? नेक्स्ट देख लेते हैं.
नाउ लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, सारी लिविंग थिंग्स कुछ ना कुछ एक्सक्रीट करती है, दैट मीन्स वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको बॉडी से बाहर निकालती है। आइए देख लेते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। क्या करती हैं सारी लिविंग थिंग्स जो हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से निकालते हैं। इन एनिमल्स इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, एनिमल्स में क्या वो कहते हैं हम इस टर्म को, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग इज नोन एज एक्सक्रीशन, यानी कि वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से निकालना एनिमल्स में बोलते हैं एक्सक्रीशन। एंड इन प्लांट्स इट इज सिक्रीशन, प्लांट्स में वर्ड क्या यूज करा जाता है, सिक्रीशन। तो अब लिविंग थिंग्स सारे एक्सक्रीट करते हैं, दैट मीन्स लिविंग थिंग्स अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट प्लांट्स के केस में हम वर्ड यूज करेंगे सिक्रीशन और एनिमल्स के केस में हम यूज करेंगे एक्सक्रीशन वर्ड। इन एनिमल्स दीज वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड बैड एयर। अभी ये जो अनवांटेड जो चीजें हैं हमारी बॉडी के लिए एनिमल्स जो है एक्सक्रीट करते हैं, और वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, यूरिन के फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में और बैड एयर की फॉर्म में। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस जब होता है तब ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस करते हैं, है ना, रेस्पिरेशन जब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी के साथ प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स भी। एंड substances like gum used as adhesive in confectionery and in medicines, गम का आपको पता है गम भी रिलीज करते हैं प्लांट्स, रेजिन को रिलीज करते हैं used in making varnish and ointments, latex used for making rubber। तो इन सब चीजों को, किसको, लेटेक्स को, गम को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और रेजिन को, तो किस फॉर्म में प्लांट्स एक्सक्रीट कर रहे हैं, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के टाइम, गम, रेजिन एंड लेटेक्स की फॉर्म में सिक्रीशन होता है प्लांट्स में। नाउ एक्सक्रीशन हम यहां पे बोलेंगे सिक्रीशन इन प्लांट्स। एप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर सकते हैं आप एक्सक्रीशन, बट एप्रोप्रिएट में बात करूं तो इट इज सिक्रीशन इन प्लांट्स। क्या क्या हो सकता है, हमने अभी पढ़ा था, गम की फॉर्म में कर सकते हैं, रेजिन की फॉर्म में कर सकते हैं, लेटेक्स की फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। और इधर देख लेते हैं नेक्स्ट में लीव्स जो होती हैं, जो ऐसी लीव्स जो कि ऑलरेडी ड्राइड है, वो क्या होती है, टूट के नीचे गिर जाती है। सो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सिक्रीशन इन प्लांट्स। नाउ एनिमल्स की मैं बात कर लूं, फीड करते हैं एनिमल्स भी, कुछ खाते हैं, बट एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होता है, यूरिन की फॉर्म में, ब्रेथ यानी कि बैड एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं वो क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन ओनली, और स्वेट की फॉर्म में स्वेटिंग, राइट, और इजेशन की फॉर्म में जैसे जो होता है वेस्ट मटेरियल जो होता है वो भी हम हमारी बॉडी से रिलीज करते हैं। तो ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही कर सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन करेंगे या सिक्रीशन करेंगे, नॉट पॉसिबल। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स मूव, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं। नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मूवमेंट, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट शो करते हैं। नाउ यू विल से कि मैम प्लांट्स तो मूव करते ही नहीं है, प्लांट्स कहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, पर हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि मूवमेंट सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। मूव करना इज डिफरेंट थिंग, मूवमेंट सब में होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एनी बॉडी पार्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन इज कॉल्ड मूवमेंट। क्या होता है, मूवमेंट और लोकोमोशन, टू टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो मूवमेंट क्या होता है जी, मूवमेंट इज एक्चुअली, मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट किसी भी बॉडी पार्ट का पोजीशन में चेंज आना। पूरी बॉडी का पोजीशन, पूरी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती है मूवमेंट में, कोई भी बॉडी पार्ट की पोजीशन चेंज होना इज मूवमेंट। Whereas the movement of a whole organism from one place to another is locomotion. Locomotion क्या है,
पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह चला गया, दैट इज लोकोमोशन। समझ आया? Plants show only movement, whereas animals show locomotion as well as the movement of body parts. अभी मैंने बात करी प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होगा, प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, बट उनके कोई ना कोई बॉडी पार्ट का तो मूवमेंट होता है। लीव्स का मूवमेंट होता है, स्टेम का मूवमेंट होता है। पढ़ा हमने अभी फोटोट्रोपिज्म में कैसे स्टेम का मूवमेंट हो जाता है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। तो क्या है वो मूवमेंट ही तो है। तो मूवमेंट सब ऑर्गेनिजम्स में होता है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो। मैं एक जगह पे स्टिल खड़ी हूं, आई एम स्टैंडिंग हियर बट आई एम एबल टू मूव माई हैंड, मेरा बॉडी पार्ट तो हिल ही रहा है, तो मूवमेंट तो हो रहा है ना। बट अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूं चल के, दैट इज लोकोमोशन। वो क्या है? लोकोमोशन है। तो प्लांट्स में मूवमेंट होता है बट लोकोमोशन नहीं होता है। और एनिमल्स की बात कर ले इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, तो क्या होता है? मूवमेंट तो होता ही है। आई एम एबल टू मूव माई हैंड्स ऑल्सो, आई एम एबल टू मूव माई फिंगर ऑल्सो, दैट इज मूवमेंट। बट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली गई, दैट इज लोकोमोशन। तो प्लांट्स में क्या होगा? मूवमेंट होता है प्लांट्स में, ठीक है। और एनिमल्स में मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों होता है। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। तो समझ आया कि मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है। सिर्फ कोई भी बॉडी पार्ट की पोजीशन में चेंज आ रहा है, दैट इज मूवमेंट। बट एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया, दैट इज लोकोमोशन। नेक्स्ट इज plants themselves cannot move from one place to another as they are not anchored in soil, but the transport of minerals, water and food occurs from one part of the plant to the other. अभी हमने यही बात करी, प्लांट्स एक जगह से चल के दूसरी जगह नहीं जा सकते, बट मैं मिनरल्स की बात कर लूं, वाटर की बात कर लूं, तो उनका जो है ट्रांसपोर्टेशन रूट से पूरे प्लांट के हर पार्ट तक, रूट से लेकर हर पार्ट तक क्या होता है? वाटर का, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मूवमेंट हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ मूवमेंट। नाउ in plants, root and shoot system are present which help in the movement of minerals, water and food. roots और shoot system present होता है plants में, जिसकी वजह से किसका movement होता है? फूड का मूवमेंट होता है, वाटर का होता है और मिनरल्स का होता है, राइट। मिनरल्स और वाटर कौन करवाता है? रूट सिस्टम। और फूड का कौन करवाता है? शूट सिस्टम। Next, plants show certain types of movements like opening and closing of flowers in the response of light. क्या होता है? प्लांट्स में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, जैसे कि फ्लावर्स का ओपन होना और क्लोज होना लाइट के रिस्पॉन्स में। वाइंडिंग ऑफ क्लाइंबर्स अराउंड द सपोर्ट, हम क्लाइंबर्स के बारे में भी अभी पढ़ेंगे। मनी प्लांट के बारे में आपने पढ़ा होगा, कैसे वो सपोर्ट के अराउंड मनी प्लांट जो होता है वो आगे से आगे ग्रो होता रहता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। ईटिंग ऑफ इंसेक्ट्स बाय इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक प्लांट होता है जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है। वो मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब है इंसेक्ट्स को खाता है, प्रे बनाता है, अपना फूड की फॉर्म में क्या करता है? इंसेक्ट्स को खा लेता है। तो ड्रोसेरा एक प्लांट है जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वो भी मूवमेंट करता है, राइट। Now, insectivorous plants depend on insects for their nutrition. Insectivorous plants नाम से ही पता लग रहा है किस पे डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए इंसेक्ट पे डिपेंड करेंगे। ड्रोसेरा has saucer shaped leaves having many hair-like projections of unequal length with sticky ends. ये ड्रोसेरा है, you can see in the picture, this is ड्रोसेरा। तो ड्रोसेरा की ये क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। अब आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, सॉसर शेप के होते हैं। ये देखो, ये है, ये क्या है? सॉसर शेप है, ये वाला, दिस पार्ट। दिस पार्ट
ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये सॉसर शेप्ड है, ठीक है। तो सॉसर शेप लीव्स होती है, ये लीव्स अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये रहे, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, अनइक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन इनके एंड्स जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं, चिपके, मतलब कोई इंसेक्ट है वो उस पर स्टिक हो जाता है। तो कैसे ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, सॉसर शेप का है ऑलरेडी, और हेयर लाइक प्रोजेक्शन स्टिकी होते हैं, तो जैसे इंसेक्ट आके इन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पे बैठता है, उसको वो ट्रैप कर लेते हैं और वो उससे अपना न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर लेते हैं। whenever an insect enters the saucer, जैसे ही सॉसर में आके कोई इंसेक्ट बैठता है, हेयर मूव इनवर्ड एंड ट्रैप द इंसेक्ट विद देयर स्टिकी एंड्स, हेयर्स का मूवमेंट अंदर की तरफ होता है और उस इंसेक्ट को वो ट्रैप कर लेते हैं। ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा, टच मी नॉट प्लांट, ये है टच मी नॉट प्लांट मिमोसा। तो जब मिमोसा प्लांट को हम टच करते हैं तो उसकी जो लीव्स होती है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जैसे देखो इसने फिंगर टच करी तो लीव्स अंदर की तरफ क्लोज हो जाती है। तो ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा ऑफ टच मी नॉट, तो क्या हुआ, मूवमेंट ही तो हुआ, ये भी है ना, मूवमेंट हो गया, लीव्स जो है अंदर की तरफ क्लोज हो जाती है टच मी नॉट प्लांट की। हमने भी पढ़ा था थिग्मोट्रोपिज्म शो करता है ना। तो मिमोसा प्लांट जो है उसमें जो लीव्स का बंद होना है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। These all are tropic movements और ट्रॉपिज्म, ये सब क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, या हम बोल सकते हैं ट्रॉपिज्म है। नाउ अभी हमने देखा था कैसे जो स्टेम का भी हमने पढ़ा, पॉजिटिव स्टेम जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है, रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है स्टेम का टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, रूट्स का टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये जो मूवमेंट है ये क्या है, एग्जाम्पल है कि कैसे प्लांट्स में मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं होता बट मूवमेंट होता है। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं, दे रिप्रोड्यूस। आइए देखते हैं, reproduction is the process by which living organisms reproduce their own kind. reproduction क्या है, एक प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना जैसा, अपने जैसा, ठीक है, एक यंग वन रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। Some animals lay eggs which upon hatching give rise to young ones. Example, birds, crocodiles, insects, frogs, etc. कुछ एनिमल्स की हम बात कर लें तो वो एग्स ले करते हैं, जैसे कि आपको पता है एग्जाम्पल बर्ड्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, फ्रॉग हो गए, ये क्या करते हैं, एग्स को ले करते हैं और उसके बाद में ये एग्स जो है हैच होते हैं और उससे यंग वन जो है बाहर निकल जाते हैं। The other animals give birth to young ones. अब बाकी के जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं। नाउ इसके एग्जाम्पल है मैमल्स सच एज काउ, बफेलो, लायन, हॉर्स, कैट, टाइगर। ह्यूमंस ऑल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस। हमारे कैसे होते हैं, ह्यूमंस में कैसे होते हैं, छोटे बच्चे एग्स में थोड़ी होते हैं, नहीं, वो क्या होते हैं, वो भी ह्यूमंस में भी डायरेक्ट यंग वन जो है उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ तो रिप्रोडक्शन का आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो। एनिमल की बात करूं मैं, कैट की बात कर लूं तो वो भी अपने किटन को डायरेक्ट बर्थ देती है, एग्स को नहीं हैच करती है। प्लांट्स की बात कर ले तो सीड जो है उसका जर्मिनेशन होता है और वो फिर नया प्लांट बन जाता है। और डॉग की बात कर लेते हैं तो डॉग में भी ऐसे ही होता है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, और फ्रॉग्स में भी ऐसे ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है Olympiad bite. Now, animals that produce their offspring by laying eggs are called oviparous animals. Very important. Oviparous animals क्या होते हैं, oviparous animals ऐसे animals होते हैं जो कि young one को birth नहीं देते, वो eggs को lay करते हैं and these eggs upon hatching give rise to a young one. तो ऐसे एनिमल्स जो कि एग्स को ले करेंगे उनको हम बोलेंगे ओवीपैरस। ओवी से वर्ड से आपको पता लग रहा होगा ना कि एग्स को ले कर रहे हैं, ठीक है। तो
तो एग्स को जो ले करते हैं उनको हम बोलते हैं ओविपैरस, लेकिन एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपैरस। लेकिन जो ऐसे एनिमल्स जो कि डायरेक्ट यंग वन को रिप्रोड्यूस करते हैं, छोटा बच्चा डायरेक्ट होता है, दैट इज दोज एनिमल्स आर नोन एज विविपैरस एनिमल्स। ओविपैरस में आपने एग्जांपल देख लेते हैं, ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग ये रहा, स्नेक्स, फिशेस, चिकन्स, बर्ड्स, हमिंग बर्ड, ठीक है। तो ये सब क्या है, ओविपैरस एनिमल्स, दैट मीन्स दे ले एग्स, और इनको वर्ड दिया जाता है ओविपैरस एनिमल्स। वेयर एज अगर विविपैरस की मैं बात कर लूं तो ह्यूमंस, कॉकरोचेस, मोलीज, डॉल्फिन्स, स्नेक, एलिफेंट्स, ये सब क्या है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे फिश में और डॉल्फिन में। डॉल्फिन इज अ मैमल, डॉल्फिन मैमल होती है, और फिश नहीं होती है डॉल्फिन। डॉल्फिन इज नॉट अ फिश, डॉल्फिन इज अ मैमल एंड इट इज अ विविपैरस एनिमल। Whereas fishes are oviparous, that means they lay eggs, whereas dolphin gives birth to young ones. तो snake है ना, तो ये सब क्या होता है, डायरेक्ट बर्थ देते हैं young one को। तो हम विविपैरस में लिख लेते हैं give birth to young ones। Next is in flowering plants, flowers are main reproductive organs। flowering plants जो होते हैं उनमें, यानी कि जिनमें फ्लावर्स आते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स आते ही नहीं है, लेकिन हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो फ्लावर्स क्या होते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट्स फॉर्म फ्रूट्स दैट कंटेन सीड्स। प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स में फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं। सीड देखो, फ्लावर बाद में बनता है फ्रूट, ठीक है, और फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं सीड्स। सीड्स क्या होते हैं, जर्मिनेट, ठीक है, और गिव राइज टू न्यू प्लांट। जर्मिनेट होने के बाद में न्यू प्लांट बन जाता है। गॉट इट। तो क्या होगा कि सीड्स ऑन जर्मिनेशन, जैसे सीड्स का जर्मिनेशन होता है, गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, न्यू प्लांट्स जो है राइज हो जाते हैं, न्यू प्लांट्स बन जाते हैं जर्मिनेशन के बाद। मैनी प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स। अब कुछ प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सीड्स के थ्रू नहीं होता है, वो अपने कोई अदर पार्ट से भी रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। अभी एग्जांपल देखते हैं, रोज, जैस्मीन, मिंट, शुगर केन आर प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग्स। रोज की बात कर लूं मैं, जैस्मीन की बात कर लूं, मिंट की बात कर लूं, शुगर केन की बात कर लूं, तो उनमें स्टेम कटिंग से वो प्रोपोगेट कर जाते हैं। कैसे, ये देखो, ये एग्जांपल है शुगर केन का। नाउ यू कैन सी इन दिस क्या हुआ, स्टेम जो है उसको कट किया शुगर केन की, उससे बड जो होता है, ये इंटरनोड होती है, ये नोड्स होती है। तो नोड से क्या होता है, दीज लाइंस, ये जो लाइंस है ये क्या है, नोड है, और इनके बीच का जो पार्ट है वो होता है इंटरनोड। नोड से बड्स राइज होती है, यानी कि छोटी छोटी बड्स राइज होती है। जो बड्स होती है वो क्या बना देती है, फिर न्यू रूट्स बना देती है और न्यू लीव्स बना देती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, स्टेम कटिंग जो होती है वो जर्मिनेट कर जाती है। these buds कन्वर्ट इनटू न्यू लीव्स एंड न्यू रूट्स, तो न्यू प्लांट अपने आप बन गया। तो दिस इज हाउ, कि जरूरी नहीं है सीड्स के थ्रू ही न्यू प्लांट जो है वो राइज हो। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि रोज, जैस्मीन, मिंट, शुगर केन, जिसमें क्या होता है, स्टेम कटिंग जो होती है वो प्रोपगेट कर जाती है एंड दे गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। जिंजर, अनियन, पोटैटो प्रोपगेट बाय अंडरग्राउंड स्टेम। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि जिंजर, अनियन, पोटैटो, इनमें क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है उसके थ्रू ये प्रोपोगेट करते हैं। ब्रायोफाइलम की हम बात कर ले, सेवरल टाइनी प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द लीफ बड्स ऑन मार्जिन्स। ये रहा ब्रायोफाइलम, लीफ एक हम देखते हैं,
ये बड़ी लीफ होती है, ब्रायोफाइलम की एक लीफ होती है, और उसके जो मार्जिन्स होते हैं वहां ऐसे छोटे छोटे बड्स ग्रो होने लग जाते हैं, ठीक है, मार्जिन्स पे छोटे छोटे बड्स ग्रो हो जाते हैं, एंड ईच बड इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ न्यू प्लांट। हर बड एक नया प्लांट बनाने के लिए केपेबल होती है। तो ब्रायोफाइलम में ऐसे होता है रिप्रोडक्शन। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज योर सेल्फ टेस्ट 1। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, नॉट पढ़ेंगे पहले, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। आइए देख लेते हैं। स्टेम्स ऑफ प्लांट ग्रो टूवर्ड्स द लाइट है, स्टिमुलस, इसमें क्या हुआ, लाइट के क्या हुआ, लाइट के सोर्स की तरफ स्टेम का मूवमेंट हुआ स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। नाउ लोटस फ्लावर ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज बाय सनसेट। क्या होता है, जो लोटस प्लांट होता है वो सुबह तो ओपन होता है और सनसेट जब होता है वो क्लोज हो जाता है। तो ये क्या है, लाइट के लिए रिस्पॉन्स है ये भी, तो ये भी होगा एग्जाम्पल। कॉकरोचेस रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश्ड ऑन देम। ब्राइट लाइट जब हम फ्लैश करते हैं कॉकरोच पे, कॉकरोच भाग जाते हैं। तो क्या हुआ, वो अपने आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसके लिए, लाइट के लिए, है ना। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल। A child growing into an adult, this is an example of growth। ये क्या है, ग्रोथ है। तो हमें ये पूछा था नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस, तो हम बोलेंगे डी। बेंडिंग ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट, टुवर्ड्स द लाइट, लाइट के लिए हम वर्ड कर रहे थे फोटोट्रोपिज्म, बी होगा हमारा आंसर। फोटोट्रोपिज्म, हमने याद करो लाइट के लिए क्या वर्ड यूज किया था, फोटो, राइट, और टच के लिए थिग्मो, और जियो के ग्रेविटी के लिए जियो। तो टुवर्ड्स द लाइट क्या होगा, फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट कंटेन ऑल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स नहीं है, आइए देख लेते हैं। स्वेट, यूरिन, लेटेक्स, ऑल आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, डन। यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेजिन, ऑल आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। resin, latex, gum, all are excretory product. Sweat, urine, energy is not an excretory product, है ना। तो ये जो है इसमें सारे क्या है, excretory products नहीं है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। Which of the following is the breathing organ of cockroach and pigeon respectively? Breathing organ की बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच जो है इंसेक्ट है, it will breathe through spiracles, हमने बात करी थी। और पिजन की मैं बात कर लूं बर्ड्स की, तो बर्ड्स will breathe through lungs, तो हमारा आंसर जाएगा सी। So our next question is which of the following is a non-living thing that was once a part of living thing? यानी कि पहले तो वो लिविंग थिंग का पार्ट था, लेकिन अब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। आइए देख लेते हैं। हमारा आंसर जाएगा गम। क्यों जाएगा गम, गम जो था वो किस सिक्रीट होता है, हमने पढ़ा था इट इज सिक्रीटेड बाय प्लांट्स, है ना। तो गम जो होता है वो सिक्रीट होता है, सिक्रीटेड बाय अ प्लांट, राइट। अब ये जब प्लांट के अंदर था तब तो लिविंग थिंग का पार्ट था, बिकॉज लिविंग प्लांट इज अ लिविंग थिंग। तो ये पहले तो लिविंग थिंग का पार्ट था, बट जब ये प्लांट से बाहर सिक्रीट हो गया, इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग। समझ आया हमारा आंसर कैसे गया गम। ओके, नाउ सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।